नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है हेल्थ मंत्रा। और आज हम बात करने वाले हैं अर्थराइटिस के बारे में, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो आजकल अर्थराइटिस एक कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है, लेकिन अगर ये एक बार हो जाए तो चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव जी से। और आज आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप भी टीवी पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आखिर अर्थराइटिस की होने की वजह क्या है और ये प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है? हमारे जॉइंट्स में कार्टिलेज नाम की एक गद्दी होती है, इसको कुशनिंग का काम करती है। जब हम रूटीन में कोई एक्टिविटी करते हैं या एजिंग प्रोसेस होता है, कई बार चोट लगती है, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है हमारे जॉइंट्स पे, तो ग्रेजुअली हमारी वो कार्टिलेज डैमेज होती है। विद द एज जब ये होती है तो हम उसको डिजेनरेटिव बोलते हैं। किसी और कारण से होती है तो हम उसको पैथोलॉजिकल कारण बोलते हैं। धीरे धीरे करके ये गद्दी हमारी घिसती जाती है और जब एक बार जॉइंट्स का लुब्रिकेशन कम हो जाता है, गद्दी की हाइट कम हो जाती है, तो जॉइंट स्पेस रिड्यूस होने लगता है और वो स्टेज हमारी अर्थराइटिस की होती है। जी सर, क्या इसका जो संबंध है वो उम्र से भी होता है क्या, कि पर्टिकुलर एज की वजह से ये होती है या ऐसा कुछ? बहुत तरीके की गठिया होती हैं, लगभग 100 अन्य तरीके की गठिया होती हैं, लेकिन मूलतः जो हम लोग सबसे ज़्यादा जिनको जानते हैं, एक होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और कुछ ऐसी होती हैं जो सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोर अर्थरोसिस के तरीके से हम लोग बात करते हैं। जो आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो मेनली डिजेनरेटिव है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी कार्टिलेज, जैसे हम एजिंग प्रोसेस नॉर्मल है, जैसे हम विद द एज हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन कंप्रोमाइज़ होते हैं, वैसे ही हमारी कार्टिलेज भी कंप्रोमाइज़ होती है। वो एक ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है जिसको हम रूटीन में गठिया बोलते हैं। जी सर, अर्थराइटिस अटैक मसलन दर्द या सूजन शरीर के आखिर कौन कौन से हिस्सों में होता है? बेसिक तो हम जानते हैं कि जोड़ों के दर्द में होता है, पैर में ज़्यादा होता है, लेकिन और भी शरीर के कौन से ऐसे अंग हैं जिसमें ये होता है? एक्चुअली अर्थराइटिस में जॉइंट इन्फ्लेम्ड होते हैं। आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस से बड़े जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। हम अगर रोमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो छोटे जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। आपके जितना भी जॉइंट है, जॉइंट के आसपास के मसल्स है, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ये सारे के सारे जॉइंट के आसपास का कवरिंग जितना भी है वो सब इन्वॉल्व होता है, केवल हड्डियां इन्वॉल्व नहीं होती। जी सर, आपको 1 मिनट के लिए रुकना चाहेंगे क्योंकि एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनीष हैं फर्रुखाबाद से। जी मनीष जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते जी मैडम, ये बताइए, मनीष जी सवाल पूछिए। ये जरा बतलाइए, जवाब दीजिए कि हमारे जो गर्दन है उसमें पीछे बहुत दर्द होता है। मनीष जी, आपको अगर हमारी आवाज आ रही हो तो अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी, मेरी गर्दन के पीछे बहुत दर्द होता है। डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर इनके गर्दन के पीछे बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो इसके पीछे क्या कुछ वजह है? क्या मैं इनकी एज जान सकता हूँ? मनीष जी, अपनी एज बताइएगा। जी 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 35 साल। जी 35 साल इनकी उम्र है सर। मनीष जी, आप जॉब पे हैं किसी पे? क्या आप लैपटॉप के सामने बहुत देर तक काम करते हैं? क्या आप टीचर हैं? क्या आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपका पोस्चर ऐसा है कि आपको काफ़ी देर तक स्टेज पे बैठना होता है या चेयर टेबल पे बैठना होता है और आप आगे झुक करके काम करते हैं? मनीष जी, अगर आप इस तरीके से किसी काम जॉब करते हैं या इसे कोई एक पर्टिकुलर काम रेगुलर करते हैं, कंप्यूटर के सामने ज़्यादा बैठते हैं, तो इसके बारे में डॉक्टर साहब को जानकारी दीजिए। मैडम, हमारी क्लर्कल जॉब है। तो चलिए मनीष जी से हमारा संपर्क कर किया। जी जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे संपर्क करने की। तो चलिए डॉक्टर साहब, हम लगातार बात करें अर्थराइटिस के बारे में। क्या अर्थराइटिस का संबंध खान पान से भी होता है? आजकल जैसा हमारा डेली रूटीन होता है, क्या उसका असर भी अर्थराइटिस बन सकता है? बिल्कुल होता है। बहुत सारे कारण हैं ऐसे जिसमें कि हमारा डे टू डे रूटीन और हम क्या खाना खाते हैं वो फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कि
हम लोग कोई डायबिटिक है और वो अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रख पाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको शुगर बढ़ती है, वेट बढ़ता है। ऐसे ही फूड पे बहुत सारा जंक फूड या ऑयली फूड आप लेते हैं तो आपका वेट गेन होता है। वेट गेन होने से आपके जॉइंट्स में ही प्रेशर आता है, लोड आता है, जी। तो वो कहीं ना कहीं आपको जॉइंट्स को कंप्रोमाइज़ करते हैं और ग्रेजुअली कार्टिलेज डैमेज होती है और आपको आर्थराइटिस डेवलप होती है। जी सर, क्या आजकल के लाइफ स्टाइल में हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपना सकते हैं जो मतलब उम्र अगर बढ़े तो हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ना हो या उससे काफ़ी हद तक हम बच सकें? हेल्दी लाइफ स्टाइल, जी। यंगस्टर्स को या ओल्ड एज के लोगों को, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट एक प्रॉपर लेनी चाहिए। सेकेंडली, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है कि वो अगर उनको अर्थराइटिस डेवलप हो रही है या नी जॉइंट पेन हो रहा है जी। तो वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मूवमेंट रोक देते हैं अपना। उनको लगता है कि आराम करने से ठीक हो जाएगा। जिस समय आपको पेन हो रहा है उस समय तो आपको आराम करना आपकी मजबूरी है, जी। लेकिन बाकी टाइम पे अगर आप अपने आप को रेस्ट दे देंगे, जी। आप जॉइंट को मोबाइल नहीं रखेंगे तो वो स्टिफनेस बनती है जी। और सर, आपकी मोबिलिटी डाउन होती है। रुकना चाहेंगे, ब्रजेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ झांसी से, एक दर्शक है जी। ब्रजेश जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जो पैर में प्रॉब्लम है, पैर की जो नसें हैं, जो पैर में हमारे नसें हैं पीछे घुटने के पीछे, वो हिस्सा इतना टाइट हो जाता है कि पैर बेंड हो जाता है। और राइट साइड में एक अंगूठे के जोड़ में दर्द होता है, लेफ्ट साइड के कंधे के जोड़ में दर्द होता है। अभी हमने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करी थी तो उसमें उसको दिखाया तो उसमें यूरिक एसिड हो जाए और कुछ दवाइयां दी वगैरह जिससे पेन किलर तो नहीं हुए, बाकी चीजें हैं। ब्रजेश जी, एक बार अपना सवाल दोहराइएगा। पैर का, लेफ्ट पैर का जो बैक साइड का हिस्सा है वो इतना टाइट हो जाता है, उसमें नसें इतनी टाइट हो जाती है, पैर बेंड हो जाता है, चलने में दर्द होता है। जी। ब्रजेश जी, अपना सवाल पूछिए प्लीज। तो फिलहाल ब्रजेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने की। डॉक्टर साहब, लगातार हम बात कर रहे हैं कि खान पान के बारे में, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में हमें यूज़ करनी चाहिए कि जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है अगर वो हो भी रही है तो कुछ हद तक उससे काबू किया जा सके? डाइट में आप हेल्दी डाइट लीजिए जी। फैटी मील अवॉइड करिए। बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा है यूरिक एसिड बढ़ता है, जी। जो भी एक कारण बनता है गठिया का, अर्थराइटिस का। तो हाई प्रोटीन, अगर आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है तो आपको हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड करनी चाहिए। हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, क्योंकि कार्टिलेजेस हैं, जॉइंट्स में लुब्रिकेशन के लिए हमारे को मॉइस्चर चाहिए। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपके जॉइंट्स ड्राई होंगे। तो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट लें, ऑयली जंक फूड कम लें एंड साथ में अपने बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रखें। जी सर, क्या आजकल छोटी उम्र में भी बच्चों को सुनते हैं कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, आखिर ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे कारण हैं, कई बार को आनुवंशिक कारण भी होते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है जिसकी वजह से बच्चों में आता है। कई बार मदर फादर को है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं तो वो बच्चों में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। और आजकल काफ़ी कॉमन है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी अर्थराइटिस के केसेस जुवेनाइल अर्थराइटिस के मिल रहे हैं, लेकिन समय से अगर आएंगे, इलाज कराएंगे तो उससे बेनिफिट हो रहा है। जी सर, एक कंफ्यूजन अक्सर लोगों में रहती है कि उन्हें आखिर ऑर्थो की प्रॉब्लम है या फिर न्यूरो की प्रॉब्लम है, तो इसको किस तरीके से जज कर सकते हैं? एक्चुअली आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जैसे एक जीपीज होते हैं। जी। हम लोग जब भी कभी हमें कोई बीमारी होती है तो हम, ऐसा नहीं होता है कि हम सीधे कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, हम एक जनरल फिजिशियन को दिखाते हैं, उसको राय लेते हैं। ऑर्थोपेडिक्स या जॉइंट से रिलेटेड स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट जब भी आता है, जब घुटनों में दर्द होता है, कूल्हे में दर्द होता है, या एल्बोज में होता है, या शोल्डर पे होता है, तो वहाँ पे कभी किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होता है कि उसको हड्डी के डॉक्टर को दिखाना है या न्यूरो के डॉक्टर को दिखाना है। कन्फ्यूजन सिर्फ एक जगह राइज होता है, वो है स्पाइन में। जी। ठीक है, तो स्पाइन में आप एक जोन ऐसा है जहाँ पे हम ऑर्थोपेडिक्स भी इलाज करते हैं और न्यूरो वाले भी इलाज करते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप प्राइमरली जाइए ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास में। कई बार ऐसा होता है कि नी पेन में एसोसिएटेड लंबर कैनाल स्टेनोसिस भी मिलती है। जी। तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए, उनको दिखाइए,
उनको अगर ऐसा लगता है कि वो उनके लेवल से ठीक नहीं हो सकता, उनको किसी न्यूरोलॉजिकल ओपिनियन की ज़रूरत है, तो वो आपको खुद भेज देंगे। जी सर, क्या आजकल गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि अर्थराइटिस की जो दवाइयाँ होती हैं वो बहुत सोच समझ के दी जाती है, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली बहुत सारी दवाइयाँ, स्पेशली रोमेटॉइड अर्थराइटिस में हम लोग ऐसी दवाइयाँ देना पड़ता है जो कि कहीं ना कहीं बेबी की ग्रोथ के लिए हार्मफुल होती हैं, टेराटोजेनिक ड्रग्स होती हैं। तो हम लोग जब भी किसी को रोमेटॉइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट या ऐसी कोई ड्रग किसी को भी एडवाइस करते हैं जो कि उनकी बेबी की ग्रोथ में कोई कहीं पे हैम्पर कर रही है या उससे कोई ऐसा कैंसर या कोई ऐसी बोन डिफेक्ट या लिम्ब डिफेक्ट कोई ऐसा कुछ हमें पता होता है, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आपको जब भी प्रेगनेंसी प्लान करनी है उसके पहले आपको ये ड्रग्स डिसकंटिन्यू करनी पड़ेंगी। जी, क्या अर्थराइटिस की बीमारी जो है वो गंभीर भी हो सकती है, और इसके जो परिणाम है वो क्या गंभीर हो सकते हैं? अर्थराइटिस की बीमारी गंभीर हो सकती है। जो सिंपल अगर हम बात करें, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गठिया है, जो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है, आप उसको नहीं ट्रीट करते हैं, आप उसको समय रहते नहीं उसका उपचार करते हैं, तो आगे चल के लोगों को चलने में दिक्कत आती है। यहाँ तक कि कई पेशेंट ऐसे हैं कि जो बिल्कुल आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है, पैर टेढ़े हो जाते हैं, अंदर की तरफ मुड़ पाते हैं, तो वो डे टू डे अपनी रूटीन एक्टिविटी, जॉब तो छोड़िए, अपने घर के अंदर भी उनको वॉक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करते हैं, एंकाइलोजिंग अर्थराइटिस की बात करते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस की बात करते हैं, वो सब बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ जॉइंट इन्वॉल्व नहीं करती, बॉडी के अदर पार्ट भी इन्वॉल्व करती हैं। तो उसके साथ में कई पेशेंट्स में ऐसा है कि स्किन में प्रॉब्लम आती है, कई पेशेंट में ऐसा है कि जीआई सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, कुछ पेशेंट में यहाँ तक कि कार्डियक इन्वॉल्वमेंट और रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट मिलता है। तो अगर आप उसको नहीं ट्रीट करेंगे समय रहते, तो बॉडी के आपके मल्टीपल ऑर्गन को डैमेज कर सकती हैं ये। जी सर, आपको कुछ समय के लिए रुकना चाहेंगे क्योंकि इस समय वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप भी हमारे साथ बने रहिए और स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पर कॉल करिए और डॉक्टर साहब से अपनी बीमारी के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। अगर अर्थराइटिस से संबंधित कोई बीमारी है आपको, तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और लगातार हम बात कर रहे हैं अर्थराइटिस के बारे में, और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर दीपक जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अर्थराइटिस की जो बीमारी है वो बढ़ के गंभीर भी हो सकती है, और अगर इसको रोकना चाहें तो क्या कुछ कर सकते हैं? गंभीर, जैसे मैंने आपको भी बताया था ब्रेक के जाने के पहले जी, कि अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो वो मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है किसी खास अर्थराइटिस में, और अगर हम नहीं ट्रीट करते हैं तो हमारे जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, पैरों में, हाथों में, और उसके बाद हमारा चलना, हमारा कुछ काम करना मुश्किल हो जाता है। जी, प्रिवेंट करने के लिए जब भी आपको लगे, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत अर्ली स्टेज पे स्टार्ट होते हैं, आपको जॉइंट में पेन स्टार्ट होगा, स्वेलिंग आएगी, आपके जॉइंट्स में रिस्ट्रिक्शन आएगा, मोबिलिटी जितनी आप कंफर्टेबल आप मूवमेंट आप बिना डिसीज से कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको दिक्कत आती है। आप सुबह सो के उठते हो, आपके हाथ फंसे फंसे आपको महसूस होते हैं, आपको उठ के कोई एक्टिविटी करने में दिक्कत होती है, जैसे कि रूमेटॉइड में मॉर्निंग में ज़्यादा दिक्कत आती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम लोग जब जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करता है, हम काम ज़्यादा करते हैं, वैसे वैसे दिक्कत आती है। तो ये सिम्टम्स आपको स्टार्टिंग से आने लगते हैं, आप उनको नेग्लेक्ट नहीं करिए। समय रहते आपके सिम्टम्स जो आ रहे हैं उसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनकी सलाह लीजिए। अगर एक दर्शक जुड़ चुके हैं, मोनू हमारे साथ चौबेपुर से। मोनू जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी मैडम, हमारे घुटनों में बहुत दर्द रहता है जी, और कई दिनों से ये ठीक नहीं हो रहा है। जी, आपकी उम्र कितनी है मोनू जी? मेरी उम्र है 37 साल। 37 साल। और कब से आपको उसमें घुटने में दर्द हो रहा है आपके? ये है तो सर ये लगभग 6 महीने से है, लेकिन बीच बीच में वो तेल लगा लेते हैं आयुर्वेदिक, वो उससे ठीक हो जाता है, फिर गड़बड़ होने लगता है। आपकी ओके, तो कोई ऐसा चोट नहीं लगी आपको घुटने में? नहीं, एक बार बाइक से गिर गए थे। कितने दिन पहले? क्या इसी 6 महीने के अंदर? ये लगभग 2.5 महीने पहले, तभी से ये दिक्कत बढ़ी है। तभी से दिक्कत बढ़ी है। तो जब आप गिरे थे तो आपने एक्सरे कराया था, अपने डॉक्टर को दिखाया था? नहीं, डॉक्टर साहब ने बोला ही नहीं एक्सरे के लिए। तो दवाइयाँ खाने से आपको आराम मिल गया था? जी। क्या आपको कमर का दर्द भी रहता है साथ में? नहीं, वो नहीं रहता। क्योंकि आपकी एज कम है, कई बार ऐसा देखा गया है कि केवल घुटने में आपको 37 साल की उम्र में चोट लगने के बाद आपको दर्द स्टार्ट हुआ, वैसे आपको रूटीन में दर्द नहीं रहता था, ठीक है? नहीं, तो चोट है। हाँ,
कई बार को कमर का दर्द होता है, वहाँ से भी हम लोग को सियाटिका सुना होगा आपने, उसका दर्द भी घुटनों तक आता है। ठीक है, तो आप एक काम कर लीजिए, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे पास में, आपके पास में ऑर्थोपेडिक सर्जन होंगे कोई ना कोई, ठीक है, उनको एक बार मिल लीजिए और हो सकता है कि आपके घुटने का और कमर का एक्सरे करा के वो देखें कि ऐसा तो नहीं है कि जो आपको चोट लगी थी उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आपके जॉइंट में आ रही हो। ये भी हो सकता है कि आपको आपकी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है जिसका रिफर्ड पेन आपके जॉइंट पे आ रहा हो। जी, शुक्रिया मोनू जी हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग अर्थराइटिस की बीमारी से परेशान तो होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन पहले सोचते हैं कि कुछ टेस्ट करा ले, या फिर डॉक्टर बाद में टेस्ट के लिए कहते हैं। तो क्या कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं जो अगर हम डॉक्टर के पास जाएं अपनी समस्या को लेकर, तो छोटे मोटे टेस्ट ऐसे जो पहले भी करा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किस स्टेज में बीमारी है? नहीं, बीमारी की स्टेज का पता तो लगा पाना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जिसने कि ऑर्थोपेडिक्स की पढ़ाई नहीं करी है, तो आप ये कर सकते हो कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आज की डेट में आपको पता है कई लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है, ठीक है, तो एक बेसिक नॉलेज है कि आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है। कुछ लोग लगता है उनको जोड़ों में दर्द हो रहा है, अरे मेरा यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ है, तो एक बहुत छोटा सा टेस्ट है। आप चाहो तो डॉक्टर की क्लिनिक पे जाने के पहले आप यूरिक एसिड का टेस्ट करा लो। आपको घुटने में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, दर्द रेगुलर रह रहा है, आपको जाना है डॉक्टर को दिखाना है, आपको लगता है कि आपको ऐसा एहसास होता है कि मैं जाऊं तो कुछ पहले से करा के जाऊं, तो आप एक एक्सरे करा लो। क्योंकि जब तक आपकी प्रॉपर क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं बनेगी, जब तक आपके सारे लक्षण हमें नहीं पता होंगे और हम अपने टेस्ट पूरे नहीं कर लेंगे, तब तक हम आपको पूरे के पूरे टेस्ट एडवाइस ओवर द फ़ोन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के टेस्ट अलग हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के टेस्ट अलग हैं, एनकाइलोजिंग अर्थराइटिस के लिए टेस्ट अलग हैं, एक सेट ऑफ जनरल टेस्ट हैं, बट वो इतने महंगे हैं, 2500, 3000, 4000 रुपए के, कि बिना सलाह के अगर हम इतना पैसे खर्च करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, डॉक्टर कहता है अरे ज़रूरत नहीं थी, हम तो ऐसे ही ठीक कर देते, तो आपके पैसे का नुकसान हो सकता है। जी सर, सबसे बड़ा एक सवाल उठता है कि लगातार आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से परेशान रहते हैं, तो उनको आखिर राहत कैसे मिले? एक्चुअली अर्थराइटिस के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम एक लाइन अपनी एक पंच लाइन बोलते हैं जी। कि जॉइंट्स को आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा दिन तक वो चलेंगे। अगर आप एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग प्लास्टर लगाते हैं 4 हफ्ते के लिए, 6 हफ्ते के लिए, तो क्या होता है कि आप जब प्लास्टर कटता है उसके बाद आपका जॉइंट स्टिफ हो जाता है। कई लोगों का एल्बो नहीं खुल रहा होता है, कई लोगों का रिस्ट लॉक होता है। वो क्या है बेसिकली, हमने वहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने आपको उस जॉइंट की मोबिलिटी को चेक कर दिया था 1 महीने 1.5 महीने के लिए, तो आपका हाथ जाम हो जाता है, आपका पैर जाम हो जाता है। ऐसा ही अर्थराइटिस में है, आपको दर्द हो रहा है ना, आपको जिस समय दर्द हो रहा है उस समय आप मेडिकेशन लेना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आप रेस्ट करने बैठ जाओगे, धीरे धीरे वो आपका जॉइंट है वो अकड़ जाएगा, फिर आपको उसको खोलने के लिए मोबाइल करने में आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी। रेगुलर आपको एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। जी सर, आजकल का जिस तरीके से रूटीन है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, 9 से 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो लगातार ऐसा भी होता है सिचुएशन कि हमें सिस्टम के आगे बैठना ही पड़ता है। तो ऐसे में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा वक्त तक बैठते हैं किसी चीज़ के सामने, तो इससे जो क्रिएट हो रहा है प्रॉब्लम, उससे दूर करने के लिए क्या कुछ करें? क्या कुछ इस तरीके का कुछ अपने शेड्यूल में ला सकते हैं? सिटिंग, सबसे पहले तो अगर वर्क प्लेस की आप बात करते हो तो वर्क प्लेस में आप अपना पोस्चर सही करने के लिए आप ऐसी चेयर का इस्तेमाल करो जो आपको स्ट्रेट रख सके आपके स्पाइन को। क्योंकि वर्क प्लेस की जो बेसिकली वो ओवर वर्क या ओवर बर्डन या अंडर रेस्ट की वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी बैक पेन हो या सर्वाइकल का पेन हो। अर्थराइटिस यूजली इसकी वजह से नहीं है, अर्थराइटिस का कारण वर्क उतना नहीं है, ठीक है। और ये है कि हाँ, अगर आप कहीं भी जाते हो, आप वर्क प्लेस पे जाते हो, तो समय निकालिए अपने लिए मॉर्निंग या इवनिंग में आधे घंटे का, 45 मिनट का, जिसमें आप अपने जॉइंट्स को मोबाइल कर सकें, एक्सरसाइज करिए, ठीक है। नहीं आप जिम जा पाते हो तो घर पे आप एक्सरसाइज करिए, बहुत सिंपल है, पीटी करिए। हम लोग स्कूल जाते थे तो पीटी कराई जाती थी, आप पीटी करिए। अल्टीमेटली आपको अपने जॉइंट्स मोबाइल करने हैं। इवन अगर आप वर्क प्लेस पे हो, आप कंटिन्यूस वर्क कर रहे हो, तो 1 घंटे आप बैठ के वर्क कर रहे हो, तो 5 मिनट या 10 मिनट का एक वॉक ले लीजिए। जी सर, एक दर्शक जुड़ गई हमारे साथ कानपुर से, सौम्या जी। सौम्या, अपना सवाल पूछिए। जी, एक्चुअली जो ये प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा बिल्डिंग से देखी जाती है।
उनके भी जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन रहता है और जब सर्दी आती है तो पेन ज्यादा हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, किस तरह का हम मेडिसिन लें या एक्सरसाइज पे या किस तरह का ऑयल जो हेल्पफुल हो? जी सौम्या जी, एक्चुअली जाड़े के समय में क्या होता है ना कि हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ कोल्ड। हमारा हाथ भी कहीं पे टच भी कर जाता है तो बहुत तेज़ पेन होता है जाड़े के टाइम पे। तो जितने भी आपके जॉइंट्स हैं जहाँ पे भी आपको अर्थराइटिस है और उस पर्टिकुलर जॉइंट सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं तो आपको उस समय नो डाउट पेन लोगों का जाड़े के समय गठिया का उभरता है। तो उसके लिए तो ये है कि आप अगर रूटीन में जो आप मेडिकेशंस ले रहे हैं उस समय जाड़े के पहले आप डॉक्टर से मिल लीजिए, रूटीन मेडिकेशंस आपने फॉलो करिए। सेकेंड चीज़ ये है कि उस जॉइंट को वार्म रखिए। अगर वो गर्म रहेगा तो मांसपेशियाँ जो उसके आसपास हैं वो सॉफ्ट रहेंगे, सपल रहेंगे और आपको पेन भी कम होगा। जी, तो उम्मीद है कि आपको सौम्या जी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्या कुछ करना है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि आजकल ये बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, तो क्या इसकी रोकथाम के लिए हम कुछ नहीं कर सकते? रोकथाम के लिए इसकी रोकथाम देखिए, जो डिजनरेटिव है ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो विद द एज, जैसे कि हमारी एज बढ़ रही है, वो आनी सबने है, मेरे को भी आएगी। लेकिन ये है कि हम उसके आने को या उसकी डिसीज़ के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। किसी को 40 साल पे आनी है तो उसको आप हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट रिडक्शन, रेगुलर एक्सरसाइजेस और इन सब के माध्यम से आप उसको डिले कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 70-80 साल, ये हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो हमसे ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल जीते थे, वो ज़्यादा फिट रहते थे कंपेरेटिवली आज की जनरेशन से। और 80-80, 90-90 साल के एज में वो आराम से चलते रहे, उनको कोई अर्थराइटिस जैसी सिम्टम हल्के फुल्के आए होंगे, चले गए होंगे। लेकिन आज की डेट में 40 साल, 45 साल, 50 साल में अर्थराइटिस आ रही है तो कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा रीज़न हमारी लाइफस्टाइल है। सर, एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ कानपुर से, वसीर जी। वसीर जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मेरी जो मदर है उनकी उम्र करीब 62-63 ईयर है और उनको पैरों में, घुटनों में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अभी जो है मतलब चलने फिरने में थोड़ा सा तकलीफ है और उठती हैं सुबह को तो भी पैरों में दर्द बताती हैं, तो क्या इसके लिए किया जाए? वसीर जी, सबसे पहले तो आपको एक कारण जरूर देखना पड़ेगा कि ये डिजनरेटिव है या मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कोई और कारण तो नहीं है। सेकेंड चीज़, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनके साथ में अर्थराइटिस के अलावा कोई एसोसिएटेड और कोई बीमारी तो नहीं है, लाइक थायराइड या डायबिटीज़ या कोई और दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपके जहाँ पे भी आप रहते हो उसके पास में जो भी ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर हैं उनसे आप कांटेक्ट करिए, उनको एक बार माता जी को दिखवाइए। दिखाने के बाद कुछ बेसिक टेस्ट होंगे वो आप करा के ट्रीटमेंट शुरू करा दीजिए। अगर आपकी डिसीज़ का प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ होगा, ठीक है ना, अर्ली स्टेज में होंगी तो दवाइयों से और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगी। और अगर जॉइंट्स की कंडीशन ऐसी है कि बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अब दवाइयों से या थेरेपी से काम नहीं चलना होगा तो आपको एडवाइस करना होगा हमें नी रिप्लेसमेंट के लिए। खान पान पर कोई विशेष ध्यान देना पड़ेगा? खान पान में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मैं बता चुका अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में कि आपको हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल करना है। बहुत ज़्यादा तला भुना, बहुत ज़्यादा ऑयली या वो ऐसा फूड जो आपको वेट गेन कराता है, क्योंकि वेट का बहुत बड़ा रोल है आपके जॉइंट्स के इफेक्ट होने पे। तो आपको ऐसा डाइट नहीं लेनी है। अगर आप डायबिटिक है तो शुगर मत लीजिए। जी, वसीर जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो टीवी पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे कि लगातार कई बार ऐसा कहा जाता है कि लोग अर्थराइटिस में सीढ़ियाँ चढ़ना जो है उसे अवॉइड करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो सीढ़ियाँ मत चढ़िए, ऐसा क्यों? एक्चुअली एक्यूट अर्थराइटिस जो स्टेज होती है जिसमें कि आपको अभी अभी दर्द स्टार्ट हुआ या आपको पहले से अर्थराइटिस चली आ रही है, क्रॉनिक अर्थराइटिस है, लेकिन अभी अचानक से एक्यूट फ्लेयर अप हुआ है, ठीक है, उस समय आपको पेन होता है, जॉइंट में स्वेलिंग आती है, तो आपको चढ़ने में दर्द होता है, काफ़ी ऊपर नीचे चढ़ने होता है। सीधे चलने में तो फिर भी आपको फ्लैट सरफेस पे उतना पेन नहीं आता क्योंकि नी जॉइंट का मूवमेंट उतना नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब सीढ़ी चढ़ने उतरने में आपको तकलीफ ज़्यादा होती है, उस समय जब एक्यूट फेज है उस समय आप उस चीज़ को अवॉइड करिए, दवा खाइए, पहले एक्यूट फेज को सेटल होने दीजिए, फिर सीढ़ी चढ़ना उतरना आपके लिए ईजी होगा। जी,
सर हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं उन्नाव से शिखा जी। शिखा जी अपना सवाल पूछिए। सर मैं कुछ दिन पहले शिखा जी अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी सर मैं पूछ रही हूँ सर, एक्चुअली मेरे कुछ दिन पहले मेरा पैर स्लिप हो गया था, तो मुझे चलने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब काफी हड्डियों में दर्द होता है, नीचे जो फुट होता है वहाँ के पैरों में। शिखा जी अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। मैम अब आ रही है आवाज आपको? हेलो। खैर चलिए डॉक्टर साहब हम कोशिश करेंगे शिखा से जुड़ने की, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब एक सवाल बहुत मन में ऐसा आता है लोगों के जिनकी आर्थराइटिस होती है कि सुबह के समय और खास करके जब वो सो के उठते हैं तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसा क्यों? ऐसा मोस्टली देखा गया है रोमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में कि मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है, स्पेशली जब आप सो के उठते हैं तो उसमें आपकी सारी मसल्स और स्पेशली जो स्मॉल जॉइंट्स हैं उनके आसपास की मसल्स स्टिफ होती है और वो आधे घंटे का से लेके 1 घंटे तक का एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें कि आपको जॉइंट्स फंसे हुए होते हैं। और रीज़न मैंने अब थोड़ी देर पहले बताया था कि केवल जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जब भी इस तरीके की इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है तो आपके जॉइंट्स के आसपास के लिगामेंट, टेंडन, कैप्सूल और ये मसल्स ये सारी की सारी इन्वॉल्व होती हैं और सब में कहीं ना कहीं चेंजेस और स्टिफनेस आते हैं जी। जिसकी वजह से आप जब भी जॉइंट मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, ओवर द नाइट आप रिलैक्स हो, जब आप स्टार्ट करना चाहते हो तो वो थोड़ी सी स्टिफनेस रिलीव होने में आधे घंटे से 1 घंटा लगता है। जी सर बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो चुकी है, वो ऐसा मानते हैं कि अब आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, ये लाइलाज है और जब तक अब चलेगी तो ये चलेगी, तो क्या ऐसा भी है कि ये लाइलाज है? एक्चुअली एक बार अगर डिजनरेटिव आर्थराइटिस स्टार्ट हुई है तो वो तो आपके एज के साथ आगे बढ़ती जाएगी। हम उसके प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, ख़त्म नहीं होती। जी। जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस मींस कोई कारण है उसके पीछे, आर्थराइटिस डेवलप होने के पीछे उस कारण का अगर सर हम लोग आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम जी। विक्रम जी अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब मुझे एक जानकारी करनी है, जिससे अचानक से मैं कभी बैठा रहता हूँ और बैठे बैठे जब उठता विक्रम हूँ जी तो सवाल अचानक पूछिए से, अपना डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब हेलो, डॉक्टर साहब नमस्ते। हेलो हेलो। विक्रम जी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मैडम आवाज आ रही है, डॉक्टर साहब से बात कराएं। हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, आप सवाल पूछिए विक्रम जी। जी डॉक्टर साहब मुझे जानकारी करनी है कि जब कभी अचानक से बैठे रहते हैं तो बैठे बैठे अचानक से पैरों की हड्डियां जो अकड़ती हैं हल्की सी, और जब जमाई तो लेते विक्रम हैं जी से तो विक्रम जी तक हमारी आवाज फिलहाल नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर साहब फिर से वही आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, क्या ये बीमारी लाइलाज है? क्या ये चलती रहती है उम्र बढ़ने के साथ साथ? ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ बढ़ती है, लेकिन अगर आप उसका सही ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देंगे तो डिसीज़ प्रोग्रेशन को आप ज़रूर रोक पाएंगे। जी। रोमेटॉइड आर्थराइटिस या एनकाइलोजिंग आर्थराइटिस ये सब ऐसी बीमारियां हैं कि जो कि आपके ऑटोइम्यून सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं। जी। तो वो उनका अगर समय पे आप इलाज करा लो, या ऐसी आर्थराइटिस जिसका कारण है कुछ, जैसे चोट लगी है या आपको इन्फेक्शन की वजह से आर्थराइटिस हुई है, अगर आप उस कारण को हटा देंगे तो आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। 100% रिकवरी डिजनरेटिव आर्थराइटिस में नहीं है। जी कि सर क्या आर्थराइटिस में केवल जोड़ों में दर्द होता है या बॉडी की कोई और हिस्सा ऐसे जिसमें प्रॉब्लम हो, या कोई और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जिसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं? बिल्कुल होते हैं। आप अगर रोमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें या एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इन सब की बात करें, ठीक है, तो उसमें आपकी स्किन का इन्वॉल्वमेंट, आई का इन्वॉल्वमेंट, आपके चेस्ट वॉल का इन्वॉल्वमेंट, इवन हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। कई लोगों में आप स्किन के ऊपर नोड्यूल्स बनते हुए देखते हैं, कई लोगों को में आप डायरिया एसोसिएटेड होता है। तो अलग अलग आर्थराइटिस है। कुछ एक सोरियाटिक आर्थोपैथी होती है जिसमें कि आपकी स्किन में सोरियासिस के भी लक्षण होते हैं और साथ ही साथ में गठिया आती है। तो बहुत अलग अलग वैरायटी की गठिया है और जिसका प्रेजेंटेशन आपको मल्टी ऑर्गन सिस्टम में दिखता है। जी सर, क्या आइस पैक आर्थराइटिस में राहत दे सकता है? केवल आइस पैक नहीं जी। जब आपका एक्यूट फेज है आर्थराइटिस का, जिस समय की इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो उस समय आपको आइस पैक काम आएगा। लेकिन रूटीन में जब क्रॉनिक पेन है, क्रॉनिक आर्थराइटिस, स्टिफनेस है, उस समय आपको हीट स्पॉन्ज काम आते हैं। जी सर, एक दर्शक जुड़ चुके हैं विवेक बिल्हौर से। जी विवेक जी अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार।
डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे थे कि मैच खेलने के दौरान एक बार मेरे पैर में खिंचाव हो गया था, उसके बाद से घुटनों में दर्द बहुत बना रहता है। डॉक्टर साहब, विवेक पूछ रहे हैं कि मैच खेलने के दौरान इनके घुटने में चोट लग गई थी और तब से अभी तक दर्द हो रहा है, काफी समय हो चुका है, तो ये क्या कुछ कर? विवेक जी, चोट कैसे लगी, सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्विस्टिंग इंजरी हुई है, मैच खेलते वक्त आप बॉल को पिक करने जा रहे हैं या आप रन ले रहे हैं और आपने टर्न लिया है और आपको ट्विस्टिंग इंजरी हुई है, तो आपके लिगामेंट्स जो नी जॉइंट के अंदर हैं या आपकी कार्टिलेज डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मोड ऑफ जो आपकी इंजरी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉल आके डायरेक्टली लगी है तो वो हो सकता है आपको मसल रप्चर हुई हो, जो कि रिकवर हो जाएगी बहुत जल्दी। लेकिन अगर ट्विस्टिंग इंजरी की वजह से आपको पेन स्टार्ट हुआ है तो उसका ज़रूर एक बार डॉक्टर को दिखाइए, चेक करवाइए। हो सकता है आपको एमआरआई कराना पड़े कि लिगामेंट्स का और कार्टिलेज का स्टेटस देखने के लिए, जी, मेनिस्कस का स्टेटस देखने के लिए। विवेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो टेलीविजन पर जो नंबर शो हो रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी होता है कि कोई चोट होती है पुरानी, वो उभर कर अर्थराइटिस बन सकती है? बिल्कुल होता है। अगर आपके जोड़ों में, जॉइंट्स में कभी कोई ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी है, तो होता ये है कि जो सरफेस है हमारी उतनी स्मूथ नहीं रह जाती। आपने कभी भी चोट लगती है तो कैल्शियम आता है, कैल्शियम जुड़ता है, तो दो हड्डी के टुकड़ों को जोड़ता है कैल्शियम, तो वहाँ पे जितनी स्मूथनेस चोट लगने के पहले होती है जॉइंट की, उतनी नहीं रह जाती। तो जो रफ एरिया है, रफनेस की वजह से आर्थराइटिस जल्दी डेवलप होती है। जी सर, क्या कभी कभी ऐसा होता है कि हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं और हमारे जो घुटने हैं उनसे आवाज़ आने लगती है, तो ऐसा क्यों होता है? कई बार आते हैं पेशेंट हमारे पास कि वो आप हाथ रख के देखो घुटने के ऊपर और आपको मूवमेंट करके दिखाएंगे और वहाँ पे क्लक सा फील आता है। अगर जो आपकी मसल्स या टेंडन या लिगामेंट की जो एंथोसोपैथी डेवलप होती है, जो स्टिफनेस डेवलप होती है, कई बार उसकी वजह से एक क्लिक से आवाज़ आता है हमको, ठीक है। और सेकेंडली, जब अगर किसी को चोट लगी होती है, जैसे कि अभी उन्होंने पूछा, लोग क्रिकेट खेलते हुए चोट लगी थी, तो उसमें कई बार को मेनिस्कस डैमेज हो जाता है, वो रोल बैक होकर पड़ा होता है, तो जब आप अपना जॉइंट ओपन करते हो तो एक क्लिक सी आवाज़ आती है। तो ये दीज आर सम रीजन फॉर दैट। जी सर, एक मिथ ये भी है कि जिनकी हाइट ज़्यादा होती है उनको अर्थराइटिस होने का चांसेस बहुत होता है, क्या ये सच है? ऐसा तो नहीं है। हाइट का तो इतना वेरिएशन नहीं हमने देखा है रूटीन प्रैक्टिस में। थ्योरेटिकली इट मे बी, बट प्रैक्टिकली उतना तो नहीं। हाइट का हाँ, लो बैक पेन ज़्यादा मिलता है लंबे लोगों में, ठीक है। एंड ओबेसिटी का ज़रूर रोल है। अगर आप ओबीज हैं तो आपको आपके जॉइंट्स जल्दी ख़राब होते हैं। जी सर, एक दर्शक जुड़ चुकी है हमारे साथ, शिखा उन्नाव से। जी शिखा जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। ओके मैम, वॉइस आ रही है आपको? हेलो हेलो। जी शिखा जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से, सुन रहे हैं हम आपको। मैम वॉइस आ रही है आपको? हेलो हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है हमें शिखा जी? ओके मैम, मेरे पैर में कुछ दिन से चलने में प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली मेरा पैर स्लिप हो गया था, तब से मुझे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है राइट पैर में। सर, इनका सवाल ये है कि इनका पैर स्लिप हो गया था और ये गिर गई थी और तब से इनके राइट पैर में दिक्कत हो गई है, क्या कुछ करें ये? एक्चुअली क्वेश्चन बड़ा इनकम्प्लीट सा है। अगर जब तक मेरे को ये नहीं पता चलेगा पैर स्लिप किया था एग्जैक्टली कहाँ, पैर में, पूरे पैर में, नहीं नीचे एंकल में प्रॉब्लम है, नी में प्रॉब्लम है, हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है, पंजे में प्रॉब्लम है सर इनको? पंजे में प्रॉब्लम है। तो आपका, अगर आप पैर स्लिप कर गए थे, पंजे में प्रॉब्लम है, चोट लगी होगी तो आपको चोट लगी है तो आप सबसे पहले आपके नियर बाई डॉक्टर को दिखाइए। ये अर्थराइटिस नहीं है, ये गठिया नहीं है, ये चोट की वजह से है। अगर आपको चोट लगी है तो चोट के लिए तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक्सरे कराइए, और अगर फ्रैक्चर है तो उसके लिए प्लास्टर कराइए। जी सर, ये कह रही है कि एक्सरे उन्होंने करवा लिया है लेकिन उस पर कोई चोट नहीं निकली है। अगर चोट नहीं निकली है तो ये हो सकता है कि ये सिंपल स्प्रेन हो। कई बार हमारा एंकल स्प्रेन आ जाता है। अगर स्प्रेन आया हुआ है तो भी आपको रेस्ट देना पड़ेगा उस जगह को, ठीक है। स्वेलिंग है तो आपको क्रेप बैंडेज बांधते हैं लोग, ठीक है। रेस्ट करना पड़ेगा, आइस स्पॉन्जिंग करनी पड़ेगी,
थोड़ा सा कुछ मेडिकेशंस हैं वो आपको लेनी पड़ेंगे। तो जो भी आप जहाँ पे आपको चोट लगी, सबसे नज़दीक में जो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनको दिखाइए, वो आपको ट्रीटमेंट दे देंगे। जी शिखा जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने आपको जो कुछ भी बताया आपको ठीक से समझ में आया होगा। और दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब आपका जवाब देंगे। और जिस तरीके से अर्थराइटिस आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप टीवी पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। सर, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि दवाओं के साइड इफेक्ट से भी अर्थराइटिस हो जाती है, क्या ये संभव है? दवाओं का अनियमित सेवन अगर आप कर रहे हो और या आप डॉक्टर की सलाह के बिना आप दवा कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो कि दर्द हुआ तो काउंटर से जाके ओवर द काउंटर उन्होंने दवाइयाँ खरीद ली, और वो दवाइयाँ आप खाते जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि वो कितने दिन तक खानी है या उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं बिना जाने। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो आप बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो आपके जॉइंट्स को डैमेज कर देंगे। तो आप कभी भी आपको ऐसा कुछ होता है तो आप सिटी में हो, आप डॉक्टर से मिलो। ठीक है, डॉक्टर की सलाह पे कोई ट्रीटमेंट लीजिए। बिना सलाह पे आप अगर दवा खाओगे तो आपका नुकसान है। जी सर, एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आस्था कानपुर से। आस्था, अपना सवाल पूछिए। आस्था, आपको हमारी आवाज आ रही हो तो आप हमसे सवाल पूछिए। आस्था से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। अगर दर्शकों आपके मन में कोई सवाल है तो आप टीवी पे दिए जो नंबर है उन पे कॉल कर सकते हैं। और डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। सर, स्टेरॉइड का कितना इस्तेमाल कारगर है इस बीमारी में? जब आपको एक्यूट फेज़ है, जिस समय आपको इन्फ्लेमेटरी आपका एक्यूट फेज़ है, ठीक है, उस समय हम लोग स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन एक बार जब आपका एक्यूट फेज़ सबसाइड कर जाता है फिर हम लोग स्टेरॉइड विड्रॉ कर लेते हैं। तो एक हम लोग का एक सेट प्रोटोकॉल है जिसमें हम लोग स्टेरॉइड देते हैं। ठीक है, वो तो कारगर है, एक्यूट फेज में बिल्कुल कारगर है स्टेरॉइड। जी सर, क्या आनुवंशिक कारण भी ऐसे हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? बिल्कुल हैं, आनुवंशिक कारण आपके बिल्कुल जिम्मेदार हैं। और जितनी भी आपके ऑटोइम्यून डिसीजेस हैं जो कि कई बार को पैटर्नल मदर से फादर से बच्चों में भी आती हैं, और बहुत सारे रीज़न हैं, कई बार इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। तो वो सब आपके कहीं ना कहीं ऑटोइम्यून सिस्टम से हैं, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हैं, तो वो उसमें आनुवंशिकता देखी जाती है, जीन इन्वॉल्वमेंट होता है। जी सर, ऐसा कहा जाता है कि कई बार अर्थराइटिस में लोगों का मानना ऐसा है कि अर्थराइटिस में बहुत सारी हार्ड दवाइयाँ भी दी जाती हैं जिसका असर आगे चल के और जो अंग है हमारे शरीर के उन पे पड़ता है, क्या ऐसा संभव है? एक्चुअली जो दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनको उसका डोज पता है, उनको उसका रेशनल पता है कि उनको आपको किस डोज पे कितने समय तक देनी है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं आने पाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमको आपको ये दवा 10 दिन के लिए देनी है कि 15 दिन के लिए देनी है। ठीक है, अगर आप इरेशनल ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप बिना डॉक्टर के सलाह के दवा खाते जा रहे हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं हार्म करती है। डॉक्टर की सलाह पे अगर दवा आप खा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको नुकसान करेगी। सर, एक दर्शक जुड़ चुकी हैं हमसे, आस्था कानपुर से। आस्था जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि जब ज्यादा चल लेती हूँ या ज्यादा देर पैर लटका करके बैठती हूँ तो मेरे पैरों में सूजन आ जाती है। जी सर, इनका ये कहना है कि जब पैर दबा के बैठती हैं या पालथी मार के बैठती हैं तो इनके पैर में सूजन बहुत आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? एज कितनी है आस्था जी आपके? आस्था जी, आपकी एज क्या है? जी, मेरी एज 20 है। 20 सर। आस्था जी, आपकी एज में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कारण बनता है कि आपके पैर में सूजन आती है। आप कारण खुद ही बता रहे हो कि जब मैं पैर दबा के बैठ जाती हूँ तो मेरे पैर पे सूजन मैं ज्यादा जैसे चलती हूँ या पैर लटकाती हूँ तो फिर सूजन आ जाती है। जी सर, इनका कहना है कि अगर ये ज़्यादा चलती भी हैं तो भी इनके सूजन आ रही है। आस्था जी, जो आप बता रहे हो दोनों पैरों में सूजन आना, ठीक है, आप एज आपकी बहुत कम है, 20 साल में यूजुअली नहीं देखा जाता ऐसा। ठीक है, बट अगर आपको ऐसा चलने पे पैरों में पैर लटका के बैठने में सूजन आ जा रही है और पैर आप उठा करके आप बेड पे रखते हो, रिलीफ सूजन आपकी रिलीफ हो जा रही है उसकी वजह से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अपना कार्डियक प्रोफाइल चेक कराना चाहिए।
वैसे 20 साल में मैंने नहीं देखा कि इस तरीके की प्रॉब्लम आती हो, ठीक है। बट आप क्योंकि कह रहे हो तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि एक बार अपना कार्डियक प्रोफाइल और बेसिक टेस्ट जो किडनी के लिए, हार्ट के लिए ज़रूर कराएं। जी सर, क्या ऐसा बहुत देखा जाता है कि अर्थराइटिस की जब प्रॉब्लम होती है तो उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, और इसको ऐसा क्यों होता है, और क्या अगर उंगलियां टेढ़ी हो गई हो तो उनको ठीक किया जा सकता है? हर अर्थराइटिस में ऐसा नहीं होता है जी। हर अर्थराइटिस में ऐसा नहीं होता है। हाँ, रोमेटॉइड अर्थराइटिस में हम लोगों ने बहुत ऑफनली देखा है, अगर आप उसको ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं और आपके जॉइंट्स में आपके वो रोमेटॉइड अर्थराइटिस के नोड्यूल्स भी बनते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि आपका जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ में इट्स पार्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है रोमेटॉइड अर्थराइटिस का। तो उसका ट्रीटमेंट है, अगर समय रहते आप उसका करा लेते हैं तो कई बार केवल स्प्लिंट से काम चल जाता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि डिफॉर्मिटी इतनी रिजिड हो गई है कि उसको करेक्ट करने के लिए हमको करेक्टिव सर्जरीज करनी पड़ती हैं। जी सर, क्या ज़्यादा वजन भी इसकी वजह बन सकता है? बिल्कुल। तनाव से इतना संबंध कहा जाता है कि तनाव अगर आप बहुत लेते हैं तो आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्या ये सच है सर? डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, लेकिन नो डाउट आप अगर स्ट्रेस में हो तो आपका कहीं ना कहीं ओवरऑल बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है। कई बार को आप स्ट्रेस में हो, आप फॉर एग्जांपल आप डायबिटिक हो और आप स्ट्रेस पे हो तो आपकी शुगर बढ़ती है, वेट बढ़ता है, वेट गेन होता है तो इनडायरेक्टली वो आपको जॉइंट्स के ऊपर लोड बढ़ता है और अर्थराइटिस का कारण बनता है। तो डायरेक्ट नहीं बट हाँ इनडायरेक्टली बिल्कुल इफेक्ट डालता है। जी सर, जिस तरीके से हम आज ये प्रोग्राम कर रहे थे तो इससे पहले एक छोटी सी रिसर्च हमने की थी, और सबसे बड़ा सवाल जो आज ये निकल कर आ रहा था वो ये था कि आखिर किस स्टेज पे हमें ऑपरेशन कराना चाहिए, कब हमें डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था एक मीडिया को कि इट इज़ जस्ट लाइक योर कार। जब आपके कार के टायर घिसते हैं तो एक समय तक अलाइनमेंट आपका गड़बड़ है व्हील का, तो जब व्हील का अलाइनमेंट आपका गड़बड़ है तो आप व्हील अलाइनमेंट पे जाते हो। इट इज़ अर्थराइटिस इज़ मोर लाइक दैट ओनली। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो नीज में आती है उसके लिए हम बोलते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि हमारे पैर अंदर की तरफ मुड़ गए हैं, टेढ़े हो गए हैं, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट लाइक योर अलाइनमेंट इज़ बैड। शुरुआत में अगर आप आओगे, आप अपना अलाइनमेंट करेक्ट कराते रहोगे तो आपके चलते रहेंगे जॉइंट्स, ठीक है। बट अगर आपने लॉन्ग टर्म में आपने अलाइनमेंट सही नहीं कराया और आपका जैसे टायर घिसता है वैसे ही आपकी कार्टिलेज घिसती चली जाती है, और जब वो पूरी तरीके से घिस जाता है तो आपको टायर अपनी गाड़ी का बदलाना पड़ता है। तो वैसे ही आपको अपना जॉइंट भी बदलाना पड़ेगा अगर आपका कार्टिलेज कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है। जी सर, फिजियोथेरेपी की अगर बात करें तो फिजियोथेरेपी ऑर्थराइटिस में कितनी कारगर है? बहुत कारगर है फिजियोथेरेपी अगर आप ले रहे हैं रेगुलर, क्योंकि आप केवल जॉइंट नहीं है, मैं आपको बोला मैंने कि जॉइंट के आसपास के मसल्स, लिगामेंट, कैप्सूल सब इन्वॉल्व होते हैं इसमें, और कहीं ना कहीं जॉइंट में स्टिफनेस आती है, ठीक है। दवाइयाँ और ये बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि ये बहुत लंबे समय तक चलती हैं, तो आप केवल दवाओं पे आप डिपेंडेंट रहोगे तो काम नहीं चलेगा। स्टिफनेस आई है उसको रिलीव आप फिजियोथेरेपी के माध्यम से कर सकते हैं। एक किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लीजिए और आप अपना जॉइंट को मूवमेंट अच्छा कर सकते हो। जी सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को पहले स्टार्टिंग में बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, कभी मेडिकल स्टोर से पूछ के या किसी से पूछ के दवाइयाँ ले लेते हैं, ये कितना सही है? कोई भी नॉट ओनली अर्थराइटिस, किसी भी ट्रीटमेंट, किसी भी बीमारी को अगर आप समय रहते ट्रीट कर लेंगे। आपको एक रोकना चाहूँगी, एक दर्शक जुड़ चुके हैं उन्नाव से, राहुल जी अपना सवाल पूछिए। The person you are speaking with has put your call on hold. फिलहाल राहुल जी से हमारा संपर्क टूट गया। जी सर, हम पूछ रहे थे कि लगातार कि जिस तरीके से लोग कोई भी दवाई ले लेते हैं किसी से पूछ के, ये कितना सही है आखिर? आप शहर में रहते हो, आपके पास डॉक्टरों की कमी नहीं है जी। आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपके आसपास जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर है आप उसके पास जाइए, उसको अपनी प्रॉब्लम बताइए, उससे सलाह लीजिए, इलाज करिए। अगर आप अपना इलाज समय रहते नहीं करा रहे हैं अब, तो आप अपने आप को नेगलेक्ट कर रहे हो और आपकी प्रॉब्लम छोटे से बड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इधर उधर की सलाह पे भरोसा ना करते हुए
अपने डॉक्टर की सलाह को माने, समय रहते ट्रीटमेंट शुरू कराएं ताकि आप किसी भी आने वाली समस्या से या आपकी छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में कन्वर्ट नहीं हो पाए। जी, तो जिस तरीके से दर्शकों आपने समझा कि ये बीमारी जो है अर्थराइटिस वो लाइलाज नहीं है, समय पर इसको समझिए, इसके लक्षण समझिए और जो आपके निकटतम परामर्शदाता हैं, जो चिकित्सक हैं, उनसे आप संपर्क करिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमसे जुड़े और हमारे इतने सारे दर्शकों के अपने सवाल के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए जेएमडी न्यूज के खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD